डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उपपत्ति और बहुरूपपत्ति। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में कई बार आया हुआ है और आरजीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल में भी आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि उपपत्ति और बहुरूपपत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता लेना चाहिए कि उपपत्ति क्या होती है। हार्ट तो किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारक करना उपपत्ति कहलाता है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 3 से 19 में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है या उत्सुकता पैदा होती है वो होती है कि अंग शैथिल्यता क्या होती है। अंग शैथिल्यता ये होती है कि शरीर के किसी अंग का अपने प्रॉपर रूप में कार्य ना कर पाना अंग शैथिल्यता के रूप में माना जाता है। अब उपपत्ति को समझने के लिए कि उपपत्ति किस रूप में और कैसे होती है, इसके उदाहरण की तरह आपस में जैसे कई बार बच्चों में या फिर स्टूडेंटों में भी लात, घूसे और थप्पड़ वगैरह का जो आदान प्रदान होता है वो उपपत्ति के रूप है। जैसे मारना, पीटना, थप्पड़ मारना, बाल खींचना और इसके साथ ही ऐसा कोई भी कृत्य करना जिससे जो थोड़ा सा उच्चतर स्तर का हो वो बहुरूपपत्ति में आ जाएगा, जो 3 से 20 में 8 किस्मों में होगा। जैसे यहां तक कि किसी पर तेजाब भी फेंकना तो उसके लिए अलग से धारा बनी हुई है, या सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण करना तो उसके लिए भी अलग से धारा बनी हुई है। तो समझने वाली बात यह है कि उपपत्ति और बहुरूपपत्ति में अंतर कैसे किया जाए। तो उपपत्ति तो केवल वो कार्य कृत्य माने जाएंगे जो धारा 3 से 20 के इन 8 कृत्यों में से किसी में नहीं आते हैं। अब यहाँ उपपत्ति के संबंध में 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं चतुर्नाथा वर्सेस एम्परर और एक एम्परर वर्सेस सायराम। यहां इन दोनों केसों में सेम फैक्ट सेम है अधिकतर। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझा सकते हैं कि जैसे 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है और उन व्यक्तियों को बचाने के लिए एक व्यक्ति की बीवी अपने छोटे बच्चे को लेके वहां उस लड़ाई में चली जाती है और लड़ाई के दौरान दूसरे पक्ष ने उस पत्नी के ऊपर जो बच्चा था उसके सिर पर एक प्रहार कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप बच्चे की मौत हो गई। तो क्वेश्चन यह आता है कि ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने प्रहार किया है वो किस अपराध के लिए, किस कृत्य के लिए दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको उपपत्ति माना गया है और परिस्थितियों के हिसाब से एम्परर वर्सेस सायराम में इसको बहुरूपपत्ति भी कहा गया, क्योंकि उपपत्ति क्योंकि बच्चे की मृत्यु, बच्चे के सिर पर जो वार लगा था वो सामान्य मारपीट के दौरान ही लगा था, इस वजह से इसको उपपत्ति माना गया। लेकिन एम्परर वर्सेस सायराम में अभियुक्त द्वारा जो स्त्री थी उसके सिर पर ही प्रहार किए गए थे। सिर पर प्रहार करना सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण में 3 से 20 के 6वें क्लॉज में आने से उसको बहुरूपपत्ति का दोषी माना गया। तो अब हम ये जानते हैं कि बहुरूपपत्ति क्या होती है। तो बहुरूपपत्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 3 से 20 में परिभाषित की गई है। तो बहुरूपपत्ति में 8 किस्में हैं जिनमें यह माना जाता है कि वो किस्में अगर उनमें से अभियुक्त का कोई भी कृत्य उसमें आता है तो बहुरूपपत्ति के लिए दायी होगा। पहला है पुंसत्वहरण, यानी किसी व्यक्ति का पौरुष छीन लिया जाना। दूसरा है दोनों आंखों में से किसी का स्थायी विच्छेद, यानी नेत्र दृष्टि का स्थायी विच्छेद। तीसरा है दोनों कानों में से किसी के स्थायी हास। फिर है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद और अगला है किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी हास या नाश। फिर है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण और फिर है 7वां है अस्थि द्वंद्वम या विसंधान, यानी
हड्डी से लेके दांत वगैरह का इस प्रकार के तोड़ दिया जाना, उसको स्थायी रूप से अलग कर दिया जाना। कोई अन्य उपपत्ति जो जीवन को खतरे में डाले या जिसके कारण उपपत्त व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहे तो वो घोर उपपत्ति के रूप में माना जाएगा। अब इस चैप्टर में आईपीसी में आपके उन कृत्यों को जिनके परिणाम स्वरूप अलग अलग भी, जैसे सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण है, खतरनाक आयुधों से भी हमला होता है, तो उनको अलग अलग धाराओं में परिभाषित कर रखा है। यहाँ तक कि अगर किसी लोक सेवक जो अपने लोक कृत्यों को निर्वहन कर रहा है उस पर भी कोई हमला होता है तो उसको भी अलग अलग धाराओं में डिफाइन किया हुआ है। वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।